धामी सरकार के कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर इस दौरान लग सकती है मोहर। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर हो सकते हैं निर्णय। कई विभागों की सेवा नियमावली में भी हो सकता है संशोधन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की आज बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट होगी। सुबह 10:30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी और कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन भी इस दौरान हो सकते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज सचिवालय में 10:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी तेज हो चली हैं और कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन भी इस दौरान आ सकता है। धामी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है, जो कि सचिवालय में होगी और ऐसे में कई अहम फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी कुछ अहम निर्णय जो है वो राज्य सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। इस दौरान सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल भी होंगे। तो आज कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी आ सकते हैं कई अहम निर्णय। तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लगती हुई भी दिखाई देगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी निर्णय संभव बताए जा रहे हैं। तो कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन की बात भी कही जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सचिवालय में ये बैठक होगी। राज्य के लिहाज से कई अहम फैसले इस कैबिनेट में आने की संभावना जताई जा रही है। तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर भी लग सकती है और ऐसे में आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन भी हो सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर भी इस दौरान निर्णय संभव बताए जा रहे हैं। राज्य में आपदा जैसे हालात भी बने और ऐसे में अब सरकार पुनर्निर्माण और लोगों की बसाकत को लेकर भी निर्णय ले सकती है। तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर भी कैबिनेट में लग सकती है। कैबिनेट की बैठक आज अहम बताई जा रही है। तो कैबिनेट को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज कैबिनेट की बड़ी बैठक जो है होने जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे कानपुर नगर वासियों के लिए बड़ी खबर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कानपुर का 5वां स्थान।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की रैंक मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में कानपुर भी का भी स्थान। तो कानपुर नगर निगम को 192 अंक मिले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है और ऐसे में कानपुर ने भी अपना नाम दर्ज किया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रैंक भी जारी की और इस दौरान मिलियंस प्लस शहरों की श्रेणी में कानपुर को भी स्थान मिला है। तो कानपुर नगर निगम को मिले 192 अंक। तो कानपुर नगर वासियों के लिए बड़ी खबर भी है। ऐसे में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कानपुर का 5वां स्थान रहा है। तो कानपुर ने अपनी रैंक 192 दर्ज कराई है। और नगरवासियों के लिए भी एक खुशी की बात है। पांचवा स्थान कानपुर को मिला है। तो कानपुर नगर निगम को 192 अंक मिले हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक मॉडिफाइड कार से 68 किलो गांजा बरामद किया है। गांजा कार की हेडलाइट डिग्गी और विशेष बनवाए गए बॉक्स में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने पानीपत के तस्कर रमेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही संजय मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक देहात आदित्य बंसल ने बताया है कि ऑपरेशन सवेरा के तहत ये कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ और हरिद्वार में सप्लाई करते थे। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सवेरा जो है चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा के विरुद्ध और नशा तस्करों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने का जो एक सक्रिय अभियान जो है वो चल रहा है। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों में कई जो है नशा तस्करों के विरुद्ध जो है कार्रवाई हुई है, जिसमें भारी संख्या में जो है स्मैक, गांजा, चरस, अफीम इन सब की बरामदगी भी हुई है और कई इस तरीके के नशे के तस्कर जो है जेल भी भेजे गए हैं। इसी क्रम में आज थाना मीरापुर द्वारा जो है एक गांजा सप्लायर जो है, जिसका नाम रमेश पुत्र रूपचंद है, जो रहने वाला पानीपत हरियाणा का है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये ओडिशा से जो है गांजा ला रहा था। इसके पास से एक सेंट्रो गाड़ी और 68 किलो गांजा 68 केजी जो गांजा जो है इसके पास से बरामद हुआ है, जिसकी लगभग जो कीमत है वो 25 लाख रुपए के आसपास की इसकी कीमत है। इसने अपने पूछताछ में बताया कि ये और इसका एक पार्टनर संजय, जो कि पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, गाड़ी भी संजय के नाम पर ही थी। ये दोनों जो है पार्टनरशिप पे इसमें काम करते हैं। ये उड़ीसा से गांजा लाते हैं और लाके यहाँ हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ इन जगहों पे ये सप्लाई करते हैं। वहां से लगभग 4 से 5 हजार रुपए किलो में ला करके आगे 10,000 रुपए किलो और फाइनली मार्केट में जो ये पुड़ियों में जब बिकता है तो जिसकी कीमत जो है लगभग 20 से 25,000 रुपए किलो हो जाती है। इस तरीके से गांजा की सप्लाई करते हैं। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। शाहपुर थाने में हमारे मुजफ्फरनगर में 2015 में शराब तस्करी के मामले बंद हुआ था। अभी हाल फिलहाल में पानीपत में भी ये गांजा में एनडीपीएस में जेल रह करके आया है और आज इससे जो है एक अच्छी कमर्शियल क्वांटिटी जो है 68 किलो गांजा की इसके पास से बरामद हुई है। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहाँ से ये जो तस्करी थी वो कर भी रहे थे गांजे की, और क्या बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई इसमें? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पुलिस काफी दिन से लगी हुई थी और मुखबिर की खास सूचना पर जो है ये पूरा गुड वर्क मीरापुर पुलिस द्वारा किया गया है, जिसका खुलासा जो है पुलिस लाइन स्थित जो एसपी देहात हैं उन द्वारा जो है ये किया गया है और भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है। इसकी भारी कीमत बताई जा रही है। मीरापुर पुलिस ने ये गुड वर्क किया है। उड़ीसा से ये लाते थे और काफी मुकदमे भी इन लोगों पर चले हुए हैं। अन्य राज्यों में भी मुकदमे इन लोगों पर हैं और बड़ी कामयाबी ये पुलिस के हाथ लगी है जी। लेकिन कहाँ कहाँ ये लोग सप्लाई किया करते थे? बताया जा रहा है कि कई जगह पर सप्लाई कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर से अलावा जो है ये मुजफ्फरनगर से लगे हुए अन्य यूपी के जो जिले हैं उनमें ये भारी मात्रा में जो है इसको सप्लाई करते थे और इनके लिंक जो है कई बड़े लोगों से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस अभी उस मामले को भी खंगालने में लगी हुई है कि आखिर जो है इनके लिंक कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं और इनके जो है हरियाणा में भी इन लोगों पर मुकदमे बताए जा रहे हैं। पुलिस भी बाकी जो है छानबीन में लगी हुई है कि किन किन राज्यों से आखिर इन पर मुकदमे हैं और क्या क्या जो है किस किस धाराओं में मुकदमे हैं जी।
बिल्कुल आदेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत प्रदान करने और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम सार्थक कदम साबित भी होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने का एक नया प्रयास भी कर रही है और लगातार इस क्षेत्र में जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियों का दौर जारी है। एक बार हुई है और इसमें 91 जो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी है यानी कि CHO का जो है वो नियुक्ति हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इन लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद हमें ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हमें एक स्वास्थ्य समुदाय में मतलब अच्छे स्वास्थ्य बच्चों तक सारे पहुंचाने के लिए हमें चुना गया है, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारे जो एम है, जो मोटिव है, उन तक पहुँचा पाएँ, उनको अच्छी हेल्थ सुविधा हम दे पाएँ, यही हमारी विश है। थैंक यू। अधिकारियों ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को मिली है और अपने जिम्मेवारी को किस तरह निभाएंगे? हम लोग को जो सेंटर मिला गया है वहाँ जाकर के हम लोग रेगुलर जो अपना ड्यूटी है उसको हम लोग करेंगे और जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को हम लोग अपना पूरा सहयोग देंगे, अपना सेवा दे करके जो हमारा जो एम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जो जैसा सर ने कहा कि मोर्टेलिटी रेट है वो उनको कम करेंगे और जो मैटरनल और जो मॉर्बिडिटी रेट जो है जो रेट है उनको भी हम लोग कम करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने का जो झारखंड सरकार प्रयास कर रही है, यहाँ उम्मीद लोगों की है कि अब जिस तरह झारखंड गांव का है, गांव में आप लोगों की नियुक्ति हुई है, गांव में किस तरह लोगों को जिस तरह कहते हैं ना कि वो यहाँ भी अभी भी पुरानी डायन प्रथा है, इसको किस तरह दूर करने का प्रयास करेंगे? एजुकेशन देके ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे करके वो लोग को बताएंगे और जो भी हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उसको अच्छा से अच्छा करने की पूरा कोशिश करेंगे। आपके कंधे पर अब बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, नियुक्ति मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदलाव है, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह कहा है कि आप लोगों की नियुक्ति भी देंगे और आप लोगों की सुरक्षा भी करेंगे। अब इनकी सुरक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर है और इनकी जो जिम्मेवारी है वो लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर है। अब ये अपने कार्य को कितना बेहतर कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार। रांची में पेशा कानून के लागू होने तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होगी। अदालत ने इस संबंध में फैसला भी सुना दिया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी भी दी है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज पेशा कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक पेशा कानून लागू नहीं हो जाए तब तक किसी भी प्रकार के जो ग्राम स्तर पर बालू घाट की नीलामी है उसको स्थगित रखा जाए। देवरिया के भटनी बाजार के एक स्कूल को स्थायी मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी के सहायक को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। GPS वर्ल्ड स्कूल भटनी के प्रबंधक विकास चौरसिया द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर की टीम ने मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक बाबू को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय की मान्यता दिलाने के एवज में कुल 50,000 की मांग की गई थी। देखिए, हम लोग विद्यालय चलाते हैं, सभी प्रबंधक लोग हैं और मान्यता को लेके पूरे विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त है, जिसके लिए DM साहब से हम लोग शिकायत भी किए थे। DM साहब ने CDO DIS की कमेटी भी बनाई है जांच का, अभी तक जांच नहीं मिला। CDO साहब का हमारे पास लेटर आया कि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो साक्ष्य होना चाहिए। तो मैंने साक्ष्य के तौर पे
इन्हें आज ये पकड़वा कर दिखा दिया। और विभाग से ये जो भटनी के खंड शिक्षा अधिकारी थे, हमारे एक जीपीएस वर्ल्ड स्कूल का अस्थाई मान्यता के नाम पे 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे पर फाइल का। 2 फाइल है, 1 लाख रुपया मांग रहे थे। तो इनको हम पकड़वा दिए, सीडीओ साहब को भी सबूत दे दिए, अब डीएम साहब को भी दे दिए। किसके नाम पर मांगा गया था? अस्थाई करने के नाम पे मांगा गया। अस्थाई मान्यता के नाम और अस्थाई था, अस्थाई करने के नाम पे आवेदन जब किया गया तो पैसा मांगा गया। ये बताइए, हम मेहनत करके उनका मानक पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी पैसे की डिमांड की जा रही है।